चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप लोग का ये जो सेशन चल रहा है मैथ्स का, ये इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। जैसे एनटीपीसी हो गया, जेई हो गया, आरपीएफ और एसआई का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो सारे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। और इस सेशन में जो हम क्वेश्चन दिए हुए हर टाइप का क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं और सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, गणना वार्षिक दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में 1600 रुपया हो जाती है और 3 वर्षों में 1700 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है, यानी परसेंटेज आर का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आप लोग देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में फॉर्मूला भी पढ़े होंगे, ठीक है। मिश्रधन a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बटा में 100 की पावर टी, बट वो सब फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए कोई मूलधन है, मूलधन जो है 2 साल के बाद मिश्रधन होकर कितना हो जा रहा है 1600 रुपया, और अगर यही ये 2 साल में हो रहा है तो 2 साल में आपका 1600 रुपया हो रहा है, और 3 साल में अगर देखा जाए तो 3 साल में आपका कितना हो जा रहा है 1700 हो जा रहा है। अच्छा, एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि अगर 2 से 3 ये 2 साल में आपका 1600 हो रहा है और तीसरे साल में 1700, यानी अगर ये 100 रुपया बढ़ रहा है और अगर हम इसी को मूलधन मान लेते हैं 1600 का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि मूलधन 1600 है और 1 साल के बाद में यानी तीसरे साल में 100 रुपया बढ़ रहा है, तो यहां से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। परसेंटेज आर इक्वल टू कितना 100 रुपया बढ़ रहा है 1600 में, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 100 से यहाँ पे 100 कट जाएगा तो 100 बटा में 16, तो ये आपका आ जाएगा कितना बाबू 6.25%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी अपने आप में 100% होता है, तो कह रहा है कि संख्या और उसके 25% का अंतर कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। तो संख्या को हम मान लेते हैं 100, या 100% भी आप यहाँ पे मान सकते हैं, हम 100 भी मान लेते हैं, और उसका 25% यानी 25, यानी डिफरेंस कितना हो गया 75 हो गया, और 75 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 75 का वैल्यू 24 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि संख्या क्या होगा, तो संख्या को हम क्या माने थे 100 माने थे, तो 100 का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा बाबू 24 बटा में 75 इंटू 100। क्लियर है? तो देखिए 25 थी 75, 25 चौके 100, और यहाँ पे ये 8 मर्त में कट जाएगा, तो आपका 8 चौके 32 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 32। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर है। देखिए ये आरआरबी एनटीपीसी 30/12/2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का आधार जो है 8 सेंटीमीटर और उसकी समान भुजाओं में से एक 5 सेंटीमीटर है, तो आधार से उसके सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आप लोग जानते होंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा समान होती है और एक भुजा जो होती है असमान होती है। जैसे ये मान लीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर ए बी सी और ये साइड और ये साइड अगर बराबर है, तो समान भुजाओं का कितना दिया हुआ है, समान भुजाओं में से एक 5 सेंटीमीटर है, तो जब ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, और ये साइड BC का लंबाई कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। अच्छा, एक थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज में या फिर समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से, ठीक है, इस भुजा पर, सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब जो है इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। तो जब ये 8 है तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है। आप लोग ट्रिपलेट जानते होंगे, ये 5 है ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ट्रिपलेट आप लोगों को पता है 3, 4 और 5। तो ये साइड ऊंचाई जो है कितना हो जाएगा, शीर्ष से ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। या फिर आप लोग ये भी जानते होंगे कि ये समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए कि ये एम मान लेते हैं, ए एम सी में ये आपका हाइपोटेनस है और ये आधार है और ये लंब मान लेते हैं, तो लंब निकालना है, तो लंब इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि एम बराबर क्या हो जाएगा √AC²
माइनस एम सी स्क्वायर। क्लियर है? यानी ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा √9, और √9 का वैल्यू कितना होता है 3। तो इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग को ट्रिपलेट पता होता है कि 3 4 5 होता है, ये 5 है ये 4 है, तो ये ऑटोमेटिक 3 हो जाएगा। तो आपकी ऊंचाई कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक दुकानदार ने 2 खिलौनों प्रत्येक को 990 रुपया में बेचा। 2 खिलौना था और प्रत्येक को 990 रुपया में बेच रहा है। पहले खिलौने पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरे खिलौने पर 10% की हानि होती है, तो लाभ या हानि की कुल प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए, अगर जब भी इस तरह का प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन रहे और 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट को अगर समान कीमत पे बेचे और पहले ऑब्जेक्ट पे अगर 10% की लाभ हो रही है तो दूसरे पे 10% की हानि हो रही है, तो हमेशा लॉस ही होता है। और परसेंटेज लॉस कैसे निकालते हैं कि परसेंटेज लॉस यानी परसेंटेज हानि बराबर ये होता है आपका x स्क्वायर बाई 100। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो 10 × 10 बटा में 100 करेंगे, यानी कि आपको 1% का लॉस होगा, यानी कि हानि होगा, 1% की हानि। ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि अगर 2 वस्तु में दोनों का विक्रय मूल्य अगर सेम है और एक पे लाभ हो रहा है और दूसरे पे हानि हो रहा है और सेम परसेंटेज में लाभ हो रहा है, मतलब मान लीजिए 10% लाभ हो रहा है एक पे तो दूसरे पे 10% की हानि हो रही है, तो हमेशा हानि होगी। और परसेंटेज हानि कितना होता है, x स्क्वायर बाई 100। तो इस तरह से आपका 1% आया लॉस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इसको नोट कीजिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि राजेश खेल के पहले दौर में अपनी धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया और खेल के दूसरे हिस्से में वह अपनी बची हुई धनराशि का 3/5 हिस्सा हार गया और तीसरे दौर में वह बची हुई राशि का 4/7 हिस्सा हार गया, तो उसके पास मूल्य धनराशि कितना हिस्सा बचा। तो मान लेते हैं कि उसके पास जो टोटल था अमाउंट, मान लीजिए 1 यूनिट था, तो 1 यूनिट में वह 1/3 हार गया, तो बचा कितना, 2/3। और जो बचा उसका कह रहा है कि 3/5 हिस्सा हार गया। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं, देखिए इसके पास मान लीजिए कि 1 था रुपया, तो 1 रुपया में कितना हार गया, 1/3 हार गया। ठीक है, तो बचा कितना, 1 - 1/3। और इसका कह रहा है कि वह बची हुई राशि का 3/5 हिस्सा हार गया, तो फिर बचा कितना, 1 - 3/5। और इसके बाद तीसरे दौर में वो अपनी बची हुई राशि का, देखिए बची हुई राशि का कह रहा है कि 4/7 हिस्सा हार गया, तो 1 - 4/7। तो कह रहा है कि उसके पास मूल धनराशि कितनी बचेगी, तो इतना बचेगा। तो 1 - 1/3 कीजिएगा तो 2/3 आ जाएगा। और यहाँ पे 1 - 3/5 कीजिएगा तो कितना होगा, 2/5। और यहाँ पे कितना, 7 - 4 कीजिएगा तो 3/7। देखिए 3 से 3 काट दीजिए यहाँ पे, तो ऊपर में बचेगा 2 × 2 4 और ये 7 × 5 35, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कीजिएगा। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दिए गए रेखा चित्र में यदि एंगल BAC 30 डिग्री है, एंगल BAC ये 30 डिग्री दिया हुआ है, और इसके बाद कह रहा है कि ABC जो है 50 है, ABC ये 50 है, और इसके बाद कह रहा है कि एंगल CDE कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, तो एंगल AED कितना होगा, यानी इस एंगल की बात कर रहा है। देखिए आप लोगों को पता होगा कि ये अगर ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है अगर ABC, तो ये जो बाह्य कोण है, बाह्य कोणों का जो मान होता है सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी अगर ये E है तो एंगल ACE का वैल्यू जो होगा, अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा होगा। मतलब बाह्य कोणों का जो मान होता है सुदूर यानी दूर के अंतः कोणों का योग के बराबर होता है, मतलब ये एंगल अल्फा प्लस ये एंगल बीटा के बराबर होगा। उस तरह से आप यहाँ क्वेश्चन में देखिएगा तो ये 30 है और ये 50 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 30 और 50 यानी कि 80 हो जाएगा। देखिए हम इसको डिटेल में लिख रहे हैं।
देखिए एंगल अगर हम बात करें एंगल ए सी डी का, ए सी डी की, तो आप कहिएगा 30 + 50 यानी कि 80 डिग्री है। 80 डिग्री है, ये आपका हो गया 80 डिग्री। अब इस एंगल की बात कर रहा है, ए ई डी, यहां पे ई था, इसको हटाते हैं, यहां पे ई है, तो आपसे पूछ रहा है कि ए ई डी का वैल्यू क्या होगा। अगर हम ट्रायंगल सी डी ई की बात करें तो ये बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है, तो इसका मान क्या होगा 80 + 25 यानी इस दूर के अंतर कोणों के योग के बराबर होगा। तो आपका कितना हो जाएगा एंगल ए ई डी बराबर कितना हो जाएगा 80 + 25 यानी कि 105 डिग्री। आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कीजिएगा। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन रेलवे के हर एग्जाम में पूछता है। तो इस सारे टाइप को भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है इसलिए, और क्वेश्चन जो है ना लेंदी होता है, थोड़ा सा लेंदी होता है, बट क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, कह रहा है कि 4 महानगरों, ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई शहर में आने वाले औसत घरेलू खर्च एवरेज का ग्राफ दर्शाया गया है। उच्चतम स्कोर घरेलू खर्च और निचतम स्कोर का अनुपात क्या होगा। इसमें कह रहा है कि सबसे हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ना, हाईएस्ट स्कोर कितना है 1,20,000 है, 4 0 है, तो 1,20,000 रुपया है हाईएस्ट स्कोर, और लोएस्ट स्कोर ये है तो कितना है, ये 1,10,000 है। तो आपका अनुपात क्या हो जाएगा 12 अनुपात, ठीक है, अनुपात कितना होगा, ये हाईएस्ट स्कोर है और ये आपका लोएस्ट स्कोर है, तो अनुपात कितना हो गया 12:11। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी। बस इस टाइप का भी क्वेश्चंस पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपका हमेशा पूछता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि रेलवे के हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन भी रहते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहे हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। सबसे पहले आपका बोर्ड मार्क्स का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का हम क्या करते हैं, देखिए अब सबसे पहले भागा का आप लोगों को पता है, सबसे पहले का, इसमें तो का है नहीं, इसके बाद भागा, इसके बाद गुना, इसके बाद प्लस माइनस का हम क्या करते हैं ऑपरेशन करते हैं। तो 16/4 कीजिएगा तो 4 होगा, ठीक है। इसके बाद प्लस माइनस एक साथ कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें देखिए ब्रैकेट का कर दीजिएगा, 8 × 7 करके 1 जोड़िएगा और 19 से डिवाइड कर लीजिएगा। इस तरह से आपका आंसर ये आएगा, ऑप्शन नंबर बी -40। इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि संख्या 0.2323 है, ठीक है, को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले ये चीज देखिए कि 0.23 है, रिपीट हो रहा है, तो इसको रेकरिंग बोलते हैं। ऊपर में क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं 0.23 और ऊपर में रेकरिंग देते हैं। रेकरिंग का मतलब कि यही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर इसको भिन्न में लिखना होगा तो हम लोग क्या करते हैं कि 23 और बटा में 99 लिखते हैं। जितने संख्या पे रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिखते हैं। क्लियर है, यहां तक तो आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी 23 बटा में 99, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी एक राइट आंसर होगा, ठीक है, 23 बटा में 99। देखिए कैसे होता है, आपको हम डिटेल में बताते हैं। आपका था कितना 0.23 पे रेकरिंग, इसको हम x बराबर मान लेते हैं। तो x बराबर कितना हो गया 0.232323 मान लीजिए। क्लियर है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई इसको करते हैं, तो 100 x बराबर कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.2 अंक उधर जाएगा, यानी कि 23.2323 होगा। क्लियर है, अब इसको हम माइनस करते हैं, 100x माइनस x करेंगे, 100x माइनस x करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 99x इजकल टू, तो
यानी मान लीजिए ना इक्वेशन ये 2 है और ये इक्वेशन 1 है, तो 2 में से 1 घटा रहे हैं तो 100x माइनस एक्स करेंगे तो 99x हो जाएगा। और इधर आपका कितना हो जाएगा बाबू, 23.2323 में से हम घटाएंगे 0.2323, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 23 आ जाएगा। क्लियर है, 99x इक्वल टू 23। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, x बराबर 23/99, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यही चीज मैंने डायरेक्ट यहाँ पे बताया कि जितना अंक पे रेकरिंग रहेगा उतना नीचे 9 रहेगा और ऊपर में 23/99, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है कि परशोत्तम और अनिंजलका ने एक स्थान से विपरीत दिशा में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर शुरू किया। तो कह रहा है कि 2.5 घंटा में वे एक दूसरे को कितने दूर होंगे। 2.5 नहीं है, 12.5 है, ये कितने दूर होंगे। तो देखिए, तो दूरी निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव वेलोसिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं टाइम से। क्लियर है। तो टाइम आपका कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ 12.5। और देखिए रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, जो दो अगर विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो हम वेलोसिटी को ऐड करते हैं और सेम डायरेक्शन में अगर जाएगा। देखिए अगर v1 है स्पीड और देखिए अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये v1 से और ये मान लीजिए v2 से, अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, घट जाएगा, v1 माइनस v2। और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है, इधर जा रहा है v1 और स्पीड से और एक दूसरा जा रहा है v2 के स्पीड से, तो रिलेटिव जो वेलोसिटी होगा वो ऐड हो जाता है, यानी v1 प्लस v2 हो जाता है। इतना समझ गए होंगे आप लोग। देखिए इसको मिटाते हैं तो आपका क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, आपका दिया हुआ 30 और ये दिया हुआ है 30 प्लस 3.5, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 33.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 से, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना बाबू, पॉइंट्स को हटाइएगा तो नीचे 10 और 12 ये आपका होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 50-25, लास्ट में 75 यानी 83.75 किलोमीटर। आपका ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको नोट कीजिए आप लोग। मैंने बताया कि दोनों जो है डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। और आप लोग को पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। तो रिलेटिव वेलोसिटी हो गया 33.5 और टाइम आपका कितना दिया हुआ है, 12.5 दिया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 83.75 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कीजिए जल्दी से। देखिए इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है कि सबसे लंबे खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 30 मीटर, 15 मीटर और 10 मीटर की बीमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है। तो देखिए ये घनाभ का क्वेश्चन है। एल का वैल्यू 30 दिया हुआ है, बी का वैल्यू 15 दिया हुआ है और एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो एक घनाभ, मान लीजिए कि ये कमरा है, घनाभ टाइप का ही है, तो सबसे ज्यादा लंबा रखे जाने वाले छड़ की लंबाई क्या होगा, विकर्ण में जो रखे, मतलब विकर्ण की लंबाई इस कोना से लेकर के उस कोना तक जो ऊपर वाले कोना पे रखेंगे छड़, ठीक है, वो सबसे ज्यादा लंबा होगा। तो यानी कहने का मतलब कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, विकर्ण निकाल देंगे। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट निकालते हैं। तो आपका दिया हुआ है एल का वैल्यू कितना बाबू 30 और बी का वैल्यू दिया हुआ 15, तो 15 स्क्वायर और एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 900 और 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225 और 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा 5 2 9 10 11 12 1225। 1225 किसका रूट है, तो आप कहिएगा 36 12
35 का रूट है, ठीक है, 35 इंटू 35 कीजिएगा तो कितना होगा, 1225 होगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो देखिए कभी भी घन वाला क्वेश्चन रहे कि घन में घन का मान लीजिए कि लंबाई तो चौड़ाई और ऊंचाई तो बराबर ही रहता है, मान लीजिए ए है, ये भी ए है, और अगर आपका हाइट भी ए दिया हुआ है और सबसे ज्यादा लंबा इसमें जो छड़ रखना है, अगर उसकी लंबाई पूछेगा तो विकर्ण की लंबाई निकालेंगे। सबसे ज्यादा लंबा यहाँ पे आप रख सकते हैं इस कॉर्नर से लेकर नीचे में इस कॉर्नर तक, ठीक है, यानी इसका विकर्ण का लंबाई निकालिएगा तो इसका घन का विकर्ण का लंबाई होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डिटेल में बता रहे हैं आपको। तो 3a स्क्वायर, और ए स्क्वायर को रूट से बाहर निकालिएगा तो ए आएगा और रूट 3 रूट में ही रह जाएगा, ठीक है। तो रूट 3a इसका फॉर्मूला होता है विकर्ण का, घन का, और घनाभ का होता है रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस तरह से आपका आंसर कौन सा हुआ, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि दो पासों को एक साथ फेंका गया और उस पर अंकित संख्याओं के योग को नोट किया गया। तो योग के 12 होने की प्राथमिकता क्या है। तो 12 होने की प्राथमिकता क्या है, तो देखिए एक पासे की अगर बात कीजिएगा तो एक से लेके 6 तक उसमें रहता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और दूसरे वाले पासे में बात कीजिएगा तो 6 तक अंकित रहता है, 1 से लेके 6 तक। तो कह रहा है कि दोनों पासों को फेंका गया और पासों को फेंकने के बाद कह रहा है कि योग के 12 होने की प्राथमिकता क्या है। मतलब पहला पासा फेंका तो मान लीजिए कि 6 आया, और दूसरा भी पासा फेंका तो 6 आया, तो यही कह रहा है कि उसकी प्राथमिकता क्या है। तो कुल परिणाम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि कुल परिणाम कितना है। तो कुल परिणाम के लिए हम क्या करेंगे, 6 संख्या है पहले वाले पासे में और दूसरे वाले संख्या में 6 संख्या है, तो 6 इंटू 6 यानी कि 36 आपका कुल परिणाम है। और अंकों का योग 12 आने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, पहले वाले में भी 6 आया, दूसरे वाले में भी 6 आए, यानी एक ही है परिणाम 12 आने के लिए योग, ठीक है। तो प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी 1/36, यानी कि 6 और 6 आने के लिए, यानी दोनों का सम 12 आने के लिए सिर्फ एक प्राथमिकता है, एक प्रायिकता है, तो 1/36 लिख देंगे। 1 में कुल परिणाम लिखते हैं, तो 1/36 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहे दी गई तालिका में दिल्ली के पास स्थित एक गांव एक्स में, ठीक है, एक्स में 18 से 30 वर्ष के एज वर्ग में लैंगिक आधार पर औपचारिक शिक्षार्थियों, अनौपचारिक शिक्षार्थियों एवं निरीक्षणों की संख्या को दर्शाया गया है। औपचारिक शिक्षार्थियों, अनौपचारिक शिक्षार्थियों और निरीक्षणों के बीच का अनुपात। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। कह रहा है कि औपचारिक रेशियो निकालना है, औपचारिक शिक्षार्थियों, तो ये आपका औपचारिक शिक्षार्थी हो गया 39 और 52, ये बॉयज है 39 और गर्ल है 52 है। इसके बाद कह रहा है कि अनौपचारिक शिक्षार्थियों, तो अनौपचारिक कितना हो गया, 65 बॉयज है और 78 गर्ल है, तो इसको जोड़ दीजिएगा अनौपचारिक हो जाएगा। और इसके बाद कह रहा है कि निरीक्षणों के बीच में, निरीक्षण कौन है, बॉयज में है 143 और गर्ल में है 169 का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए 39 प्लस 52, ठीक है, ये आपका बॉयज है, ये गर्ल है, ठीक है, अनौपचारिक में, औपचारिक में, और इसका अनुपात है अनौपचारिक का कितना 65 और 78, 65 प्लस 78, और इसके बाद निरीक्षणों के बीच में अनुपात पूछ रहा है। तो निरीक्षण कितना है 143 प्लस 169, इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 10 11 मिला 1 8 91 हो गया ये, और 8 5 13 कितनी हाथ में लगा 1 14 दिन 12 1 13 14 1 143, और ये आपका हो जाएगा कितना, ठीक है, इसको ऐड कीजिएगा 9 10 11 12, 2 हाथ में लगा 1 6 4 10 11 हाथ में लगा 1 1 1 2 1 3 312। तो देखिए अनुपात कितना होगा 13 7 91, और इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा
ये 11 अनुपात 24, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 7, 11, 24 का अनुपात होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वह सबसे छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 3 जोड़ने पर वह संख्या 27, 35, 25 और 21 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। कितना से भागा देने पर? 27 से, और आपका कितना है? 35 है, और 25 और 21 है। 25 और 21 है। जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात होगी तो हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, और बड़ी से बड़ी संख्या की बात होगी तो हम एचसीएफ निकालते हैं। तो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 3 जोड़ने के बाद में 27 से, 35 से, 25 से और 21 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात होगी तो हमने बताया कि एलसीएम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे कि एलसीएम निकालेंगे ये चारों नंबर का, और उसमें से क्या करेंगे? 3 को घटा देंगे, क्योंकि कह रहा है कि 3 जोड़ने के बाद वह इतना से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग एलसीएम निकालना इसका जानते होंगे, फ्रैक्शन मेथड भी जानते होंगे। तो फ्रैक्शन मेथड से हम निकालते हैं। 27 को क्या लिखिएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3। 35 को क्या लिखिएगा? फ्रैक्शन कीजिएगा तो 7 5 35, 5 इंटू 7। और 25 को आप क्या लिखिएगा? 5 इंटू 5। और 21 को आप क्या लिखिएगा? 3 इंटू 7, 17, 21। तो एलसीएम में क्या लिखते हैं? एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 3 मैक्सिमम बार कितना है? 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि हम 27 से लिख देते हैं। और 5 जो है 2 बार है इसमें ज़्यादा, तो 5 इंटू 5 यानी 25 कर देते हैं। और इसमें 7 जो है, इसमें 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, तो इंटू 7 कर देते हैं, 45। तो आपका इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 47, 25 आएगा। 4725 आएगा। ये आपका एलसीएम आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 जोड़ने के बाद में इस सारे नंबर से क्या हो रहा है? पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है। तो अविष्ट संख्या क्या होगा? अविष्ट संख्या जो होगा आपका, अविष्ट संख्या आपका होगा 4725 में से आप क्या करोगे कि 3 को घटा देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 4722। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कह रहा है कि एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए, और चौथे दिन संख्या घट करके कितना हो गया? 16,900 हो गई। तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए? ठीक है, देखिए पहला दिन आया कितना? 84,500 पहला दिन आया, ठीक है। और चौथा दिन कितना आया? आपका आया 16,900, ठीक है, 16,900। तो कह रहा है कि कितना घट गया। अगर लेकिन परसेंटेज में पूछ रहा है, तो परसेंटेज में निकालने के लिए देखिए पहला दिन इतना आया और चौथा दिन इतना आया, तो कह रहा है कि कितना प्रतिशत लोग कम आया। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? परसेंटेज निकालने के लिए डिफरेंस को डिवाइड करेंगे इससे, ठीक है। पहला दिन इतना आया था और इंटू 100 कर देंगे, इंटू क्या करेंगे? 100 कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। तो 15 में से आप 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 13 में से 6 घटाइए 7, और ये 6, यानी डिफरेंस हो गया कितना? 67600 को डिवाइड करेंगे कितना? 84,500 और इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। इसको काटिएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो आपका ये आएगा लगभग नहीं, एग्जैक्ट आएगा आपका 80%, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिएगा इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कर रहा है कि इनमें से किस संख्या को निम्नलिखित व्यंजक से जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, ठीक है। कह रहा है कि ये जो संख्या है कौन सा संख्या जोड़ने के बाद एक पूर्ण वर्ग हो जाएगी। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब क्या होता है? पूर्ण वर्ग मतलब किसी संख्या का है वो स्क्वायर है। तो देखिए संख्या को जोड़ेंगे 1 + 3 + 7 + 9 + 11 + 13, तो 7 3 10 और 9 19, 19 और 11 कितना हो गया? 30, और 30
और एक 31 और 13 कितना हो गया 44 हो गया। इस सबको ऐड कीजिएगा तो 44 आ रहा है। तो 44 में आप कितना जोड़िएगा कि एक पूर्ण वर्ग आ जाए। तो इसके नज़दीक वाला वर्ग कौन सा है 47, यानी कि 5 आप जोड़िएगा, 5 जोड़िएगा बाबू तो 49 आ जाएगा, जो कि 7 का वर्ग है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि यदि माध्य 40 है और मानक विचरण 5 है तो विचरण गुणांक सी भी ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और माध्य माध्यिका से भी क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आपका रहता है। तो कह रहा है कि विचरण गुणांक निकालना है। विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, सी भी इजकल टू, विचरण गुणांक इजकल टू होता है मानक विचलन, ठीक है, मानक विचलन को डिवाइड करते हैं किससे, माध्य से, और इंटू 100 करेंगे। यानी कि आपका विचलन गुणांक होता है मानक विचलन बटा में माध्य इंटू 100। तो मानक विचलन आपका कितना है बाबू, मानक विचलन आपका है 5 और माध्य है आपका 40 दिया हुआ है। तो 5 बटा में कितना करेंगे, 5 बटा में आपका हो जाएगा 40 इंटू 100, ठीक है। तो 8 बटा 40 यानी कि 100/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5%, 12.5% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा आप लोग। देखिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। अगर दो संख्या a और b है तो दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। और कह रहा है कि उनका अंतर 2.5 है, यानी कि a माइनस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2.5 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम संख्या निकाल लेते हैं, इसके बाद दोनों का अनुपात कर देंगे। तो आप लोगों को पता है कि दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन दिया हुआ, तो दो इक्वेशन और दो वेरिएबल दिया हुआ, तो कैसे आप a और b का वैल्यू निकालते हैं, या फिर डायरेक्ट भी आप लोग जानते होंगे कि a इजकल टू क्या होगा, दोनों का सम, यानी कि 20 प्लस 2.5 को 2 से डिवाइड कर देंगे, और b इजकल टू क्या करेंगे, 20 माइनस 2.5/2। तो यहां से आपका a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 20 2 22, ये 2.5 है तो 20 और 2 22, ठीक है, 22.25 है ना, तो 22.5/2 कर देंगे, और b इजकल टू क्या हो जाएगा, 20 में से आप 3 घटा लीजिए तो 17.5 आएगा, 17.5/2। तो ये हो जाएगा 8.75, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 11 दूनी 22, ठीक है, 11.25। क्लियर है। तो पूछ रहा है कि दोनों का अनुपात क्या होगा, a बाई बी का वैल्यू क्या होगा बाबू। तो 11.25 को हम क्या करेंगे, 8.75 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 9.7। इसको कर लीजिएगा, ठीक है, 2 से 5 से कटेगा, पॉइंट हटा दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा डी नंबर 9/7। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट डॉट cos 179 डिग्री। तो देखिए इसका वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसका वैल्यू आप डायरेक्ट आप लोग बता सकते हैं, इसका वैल्यू 0 होगा, क्योंकि बीच में 1 है 2 है 3 है, तो एक cos 90 आएगा। आप लोगों को पता है कि cos देखिए 1 डिग्री है, cos 2 डिग्री है, उसी तरह से cos 3 डिग्री है, तो एक बीच बीच में cos 90 आएगा, ठीक है, 90 आएगा। और cos 90 का वैल्यू आप लोगों को पता है कि cos 90 इजकल टू क्या होता है, 0 होता है। तो 0 इंटू कुछ भी रहेगा तो सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आरआरबी एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये एग्जाम 30/12, ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज करा रहे हैं एक शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और सारा
30/12/2020 में ये सारे क्वेश्चंस पूछा हुआ है। तो हम इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिटेल में बनाते हैं। देखिए एक फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। अगर इस फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये तो फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप कहोगे कि ए प्लस बी प्लस सी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है, तो सिंपल से सोचो बाबू कि अगर ये 0 है तो 0 इंटू इतना करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेट मीन्स ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू छोटू